यूनिट 731। जी हाँ, इतिहास में दर्ज एक खौफनाक दास्तान। जी हाँ, मैं स्पाइडर और हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौर से देख लीजिए इस शख्स को और इसे इंसान समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिए। एक साक्षात दरिंदा था जो इंसानों की शक्ल में धरती पर पैदा हुआ। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक और युद्ध चल रहा था। जी हाँ, एक और युद्ध, और इस युद्ध का नाम था द्वितीय चीन जापान युद्ध। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1937 से 1945 के बीच लड़ा गया यह युद्ध 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। उसके बाद जो रहस्य से पर्दा उठा उसने पूरे जापान को थू थू करा कर रख दिया। बात 9 फरवरी 1939 का है। टोक्यो के युद्ध मंत्रालय के ग्रांड कॉन्फ्रेंस हॉल में जीवाणु विज्ञान पर एक लेक्चर दिया गया। इस लेक्चर को उस वक्त के जापान के राजा हिरोहितो के भाई आसुहितो शिशिबु ने भी सुना था। बाद में शिशिबु ने लेक्चर देने वाले सर्जन को क्वांगटांग सेना के जैविक युद्ध सेक्शन का चीफ नियुक्त कर दिया। जब तक यह किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह शख्स आगे क्या करने वाला है, और फिर इसने जो किया उससे मानवता सबसे निचले स्तर तक जाकर शर्मसार हुई और पूरी दुनिया में जापान बदनाम हुआ। बता दें कि इंसान की शक्ल में यह दानव शिरो इशी था। जी हाँ, शिरो इशी, जो अब जैविक युद्ध सेक्शन का चीफ बन चुका था। यूनिट की कमान संभालते ही इसने महामारियों के विषाणु यानी वायरस जो है उसे कृत्रिम रूप से लैब में बनाना शुरू किया। जी हाँ, जिन वायरसों के नाम से और उनके प्रभाव सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन वायरसों को इसने अपनी लैब में बनाना शुरू किया, जिसमें फ्लेग, हैजा, चेचक, बोटुलिज्म, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के वायरस मुख्य रूप से शामिल थे। जब ये वायरस बनकर तैयार हुए तो फिर इन वायरसों का परीक्षण पुरुष, महिला, बच्चे, शिशुओं की परवाह किए बिना सब पर निर्मम तरीके से किया गया। परीक्षण के बाद इन वायरसों को युद्ध में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इन वायरसों से संक्रमित कपड़े और बम चीन के विभिन्न प्रांतों पर गिराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तब 4 लाख चीनी नागरिकों के मारे जाने का अनुमान था। बता दें कि हैवानियत की हद तो तब हो गई जब चीनी 3000 से 2.5 लाख के बीच मर्द, बच्चों, औरतों पर जैविक प्रयोग हुए, और इसके लिए हर साल जापानी आर्मी इस कैंप को 600 लोगों को उपलब्ध करवाती थी। यूनिट 731 में जिन लोगों पर प्रयोग होते वह ज्यादातर चाइनीज, कोरियंस और मंगोलियंस थे। जी हाँ, जिसमें से 70% पीड़ित पिंग फांग कैंप में मारे वे सभी चाइनीज थे, जिसमें नागरिक व सैन्य दोनों तरह के लोग शामिल थे। वहीं अजीब बात है कि 30% लोग रूस के भी थे। ज्यादातर कैदियों का अनुसंधान प्रयोग विकास के नाम पर कत्ल गारत कर दिया गया, जिसमें वो विविसेक्शन का भी इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, विविसेक्शन का भी कैदियों को इंसान की तरह इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं लिया जाता था, यानी उन लोगों को मनुष्य एवं रोगी की तरह बिल्कुल भी समझा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें मारुटा बोला जाता था। अजीब बात है कि जापान की सरकार का ऐसे प्रयोगों के लिए पूरा समर्थन हासिल था इस यूनिट को, और हद तो तब हो गई जब इसो को मनुष्यों के शरीर पर प्रयोग, ऐसे क्रूर प्रयोग करने के लिए जापानी सेना का 4th श्रेणी का ऑर्डर ऑफ द गोल्ड काइट पुरस्कार भी दिया गया। इस यूनिट का आधिकारिक जो नाम था वह महामारी निवारक और जल शुद्धिकरण विभाग था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु इसके नाम के पीछे की इसकी कुकृतियां दुनिया के सामने कभी ना आती और ना ही इसका साम्राज्य कभी खत्म हो पाता अगर अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम ना गिराया होता। जी हाँ, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तब जाकर इसकी कुकृतियां रुकी और थम पाई। सुनने में बड़ा अजीब लगता है जब यह पता होता है कि यूनिट 731 को शाही जापानी सेना ने बनाया था। जी हाँ, शाही जापानी सेना ने खुद बनाया था, जिसमें इंसानों पर घातक जानलेवा परीक्षण किए जाते थे। ये सभी क्वांगटांग सेना के अधीन थे। बता दें कि यूनिट 731 मंचूरिया राज्य की हार्बिन जिले में स्थित थी। मंचूरिया तब जापान का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जो अब पूर्वोत्तर चीन में है। यूनिट के शुरू और खत्म होने तक इस पर जनरल शिरो इशी ने ही नियंत्रण रखा। बता दें कि जापान के आत्मसमर्पण के पहले, जी हाँ, जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए तो उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन आत्मसमर्पण के पहले यूनिट 731 और उसकी सारी प्रयोगशालाएं नष्ट कर दी गईं।
जी हाँ, इसकी हैवानियत से जुड़े सारे दस्तावेज और पूरा किला ही नष्ट कर दिया गया और जो 400 कैदी बचे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बचे कर्मचारियों ने गोपनीयता की कस्में खा ली और अजीब बात यह भी है कि इससे जुड़े कई वैज्ञानिकों को कई बड़े-बड़े पदों पर बिठा भी दिया गया। एक अजीब सत्य यह भी है कि इस घातक एक्सपेरिमेंट जो कि जापान ने किया था, इससे जुड़े सारे दस्तावेज तब के दौर में अमेरिका और रूस दोनों पाना भी चाहते थे। इसी युद्ध में जैविक युद्ध संबंधी कुछ कागजात रसिया के भी हाथ लग गए, जिसका लाभ उसने भी अपने जैविक युद्ध कार्य को आगे बढ़ाने में किया। अजीब बात यह भी है कि आज भी हम इससे कुछ सीख नहीं ले पाए हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आज जैविक हथियार बनाने की होड़ जारी है। दोस्तों, अगर हमें एक बेहतर भविष्य बनानी है तो इतिहास से सीख लेकर हमें ऐसे कुकृतियों से बचना चाहिए और इसके लिए हम सभी को साथ आने की भरपूर आवश्यकता है ताकि फिर कभी भविष्य में कोई मानवता शर्मसार ना हो सके। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी कुछ सिखाती हो और जरूरत